आप सभी का स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं हिंदी माध्यम विषय हिंदी का ये मॉडल आंसर हम जारी करने जा रहे हैं। कृपया आप शुरू से आखिरी तक वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1.1 सुरभि का समानार्थी शब्द है। सुरभि का समानार्थी शब्द होगा सुगंध। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न, एक नई शुरुआत पाठ के लेखक का नाम है। तो लेखक का नाम है कहने से थोड़ा भ्रम ये हो रहा है कि कोई जेंट्स ही होगा, मतलब पुरुष होगा। देखिए, लेखक का नाम है सुश्री कमला चमोला, ठीक है, लेखिका है। और फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पर मराठों का सेनापति कौन था। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी था। आप पाठ को जैसे पढ़े होंगे तो मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी का जिक्र हुआ है। फिर उसके बाद है जो मैं नहीं बन सका, ये पाठ का नाम है। पाठ का लेखक कौन सी परीक्षा में फेल हो गया था। पूरा पुस्तक पढ़ेंगे तो एक जगह जिक्र है कि लेखक जो है कक्षा 6वीं के 6माही परीक्षा में वो फेल हो गए थे। तो यहाँ पर ब होगा, 6वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया था। फिर है संजू को कौन सा शौक था। संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के छोटे भाई कौन थे। आप विजय वेला जब पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पर पात्र परिचय में दिया है, इसका जिक्र किया गया है कि कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह थे। किन्नरों के आश्रम को कहा जाता है, किन्नरों के आश्रम को दयहार कहा जाता है। और कोचपन तो किन्नरों की भाषा है ना। अब फिर आगे हम देखें कि नीचे दिए गए समास का समासिक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो समासिक विग्रह किस तरह से होगा। राज दरबार का, राजा का दरबार। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि राजा का दरबार का जो है विभक्ति है, तो इसलिए समास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये षष्ठी तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पतन का होगा, पतन का उल्टा, पतन का उत्थान। और इसी तरीके से आगमन का विलोम शब्द, आगमन यानी आना और प्रस्थान यानी जाना, प्रस्थान होगा आगमन का। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। अर्थ ही केवल लिखना है। तो अपना रास्ता लेना, अपना रास्ता लेना यानी आप अपना रास्ता लो जी, माने अलग हो जाओ, है ना, अलग हो जाना, अलग हो जाना। इसी तरीके से कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल मतलब लगातार काम में लगे रहना, लगातार काम में लगे रहना। जिस तरह से कोल्हू का बैल लगातार काम में लगा रहता है ना, तो उसको उसी से मुहावरा आया है, लगातार काम में लगे रहना। फिर आता है कि अगला प्रश्न है कि कमल कोश में कमल कोश में कौन बंद हो गया। कमल कोश में भौरा बंद हो गया। लंबी उम्र वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे। लंबी उम्र वाले व्यक्ति को दीर्घायु, दीर्घायु कहेंगे। जीत का विलोम शब्द है, जीत का विलोम शब्द हार। सतवंता का पर्यायवाची शब्द, सतवंता जिसको ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो सच्चा को कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द सतवंता, या हम कहें ईमानदार, इस प्रकार से इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है।
फिर है निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर पी लिखा है और गोला घेरा है, तो ये पी पार्किंग को कहा जाता है। जहाँ पर पी रहेगा तो पार्किंग का ये संकेत है, और यहाँ पर धन का चिन्ह है, यानी ये प्राथमिक चिकित्सा का संकेत है। ठीक है। समाज को स्वास्थ्य कैसे बनाया जा सकता है? ये पहले ही पाठ का प्रश्न है। समाज को स्वास्थ्य लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करते रहने से, है ना, लोगों के द्वारा अच्छे काम करते रहने से, है ना। ये भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो आप कविता में पढ़े ही होंगे, उस हिसाब से यदि इसका अर्थ लिखें तो और भी ज़्यादा उचित है। किस तरीके से? सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो, कि प्राण प्राण गा उठे। ठीक है। तो सुकर्म यानी अच्छे काम करते रहने से, और ज्ञान और ज्योति से मतलब एक प्रकार से कहें तो अच्छा पढ़ लिख करके। ठीक है। तो ये हो गया लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करते रहने से, एक हो गया। और दूसरा चीज़, यदि जगह की कमी है तो यहाँ पर दूसरा चीज़ आप लिख सकते हैं कि आपसी कलह एवं द्वेष मिटाकर। ठीक है। समाज को स्वाश्रयी बनाया जा सकता है। फिर आगे है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। तो यहाँ पर पानीपत का युद्ध कब की जगह में क्या लिख लेंगे? सन 1761। और किस के बीच में हुआ था? तो यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों के बीच हुआ था। ठीक है। नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा क्यों आया? देखिए, नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसकी सहेली की पढ़ाई छुड़वाया जा रहा था, है ना। तो सहेली के पढ़ाई छुड़वा कर उसके माता पिता गांव ले जा करके उसका विवाह कर रहे थे, है ना। उसके माता पिता उसका मतलब किसका? संजू की सहेली का, है ना, विवाह करवा रहे थे। तो इस बात को लेकर के वो गुस्सा थी, विवाह कर रहे थे। यहाँ पर आप इस चीज़ को लिखेंगे। फिर है, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए? इसका कारण है कि विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है ना। तो कुंवर सिंह विश्वनाथ सिंह पर फिर नाराज होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज इसलिए हुए क्योंकि वह उसके छोटे भाई अमर सिंह का पत्र नहीं पढ़ रहा था, है ना। और क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्योंकि वह समझ रहा था कि विश्वनाथ जो है महाराज कुंवर सिंह को घायल समझ रहा था, इसलिए। ठीक है। फिर आगे है कि कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? और ये पाठ
है हिरोशिमा की पीड़ा से। अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि हैं, तो उनका हृदय विषाद से इसलिए भर जाता है क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो दो शहर हैं, नागासाकी, ठीक है, नागासाकी शहर में बम विस्फोट हुआ था, है ना। तो बम विस्फोट से क्या हुआ कि नागासाकी शहर में बम विस्फोट में 2 लाख से ज़्यादा व्यक्ति की मौत हुई। इसी कारण से कवि का हृदय विषाद से भर गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई में बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे? तो सावित्रीबाई में साहस, दृढ़ संकल्प और दूसरों की सेवा करने का भाव, ठीक है, लगन, मेहनत, इनको भी लिख सकते हैं। तो ये गुण उनमें विद्यमान थे। फिर अगला प्रश्न है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? क्योंकि कक्षा के 85%, आप प्रतिशत लिख लेंगे हिंदी में, है ना। तो 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया। आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते, है ना। तो आज़ादी का एक सांस काकर के जगह में लिखेंगे 100 जन्म बरोबर होते। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, चिड़ियों को यात्रा के दौरान किन बातों का खतरा रहता है? तो चिड़िया यात्रा के दौरान बुरे मौसम का खतरा रहता है ना। बुरे मौसम में जैसे हम देखें तो आंधी, है ना, और आंधी में वो फंस जाती हैं, ठीक। और विशेष रूप से जब वे ऊंचाई में उड़ रही होती हैं तब आंधी के दौरान बहुत सी चिड़िया मर जाती हैं। तो इसलिए उनकी यात्रा कठिन भी होती है, थकाऊ भी होती है। तो चिड़ियों को यात्रा के दौरान बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ से खतरा रहता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो दोनों कहाँ हैं? जापान के 2 प्रमुख शहर हैं, है ना, तो जापान में स्थित हैं। सत्यशोध समाज का क्या उद्देश्य था? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सत्यशोध मतलब सत्य की खोज करना, सत्यशोध समाज का उद्देश्य था। फिर आगे जो प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है और इसके लिए कुछ ज़्यादा भी जगह है, तो आपको थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर लेखक ने जादूगर बनने का सपना कैसे उसका टूट गया? लेखक के जादूगर बनने का सपना इसलिए टूट गया क्योंकि जब जादूगर को रुपयों के लिए रोता देखा, है ना, रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखा, तो उसको फिर गहरा धक्का लगा उसकी दुर्दशा देख करके, है ना। तो जादूगर को रुपयों के लिए रोता देखकर लेखक के जादूगर बनने का सपना टूट गया, ऐसा भी लिखेंगे तो भी ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा।
फिर आगे जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है। और यह प्रश्न आतिथ्य पाठ का है। तो जिस प्रकार जीवन के पथ पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जीवन के पथ पर अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, वैसे ही राह चलते समय सहारे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है। तो इन चीज़ों का जरूर आप जिक्र करें कि जीवन पथ पर अनेक कठिनाई जिस प्रकार आती है वैसे ही उसी प्रकार राह चलते समय सहारे की आवश्यकता होती है। तो जीवन में अकेले नहीं जाया जाता, वैसे ही राह में एक हमसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अकेले चलना कठिन है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आगे है कि तृतीयक लिंग के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो तृतीयक लिंग के लोगों ने कारपोरेट में भी देखें तो, है ना, व्यवसायी जगत में, फिर हम ये भी देखें कि समाज सेवा में भी आए दिन देखते हैं कि कहीं न कहीं से वो चुनाव जीत रही हैं, है ना। और राजनीति के हैं, है ना, समाज सेवा या राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो समाज सेवा, राजनीति, फैशन और संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की हैं, तो प्रसिद्धि प्राप्त की हैं। ये हो गए प्रमुख क्षेत्र। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के कथन के जरिए लेखक क्या बताना चाहता है। कटुक वचन मत बोल, ये जो पाठ है जिसमें चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का जिक्र हुआ है, तो उन्होंने बताया था कि जीव को दीर्घायु बताया था। तो उनके कथन का मतलब क्या है, उनके कथन से लेखक क्या बताना चाहते हैं। लेखक जो श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि जीव और दांत उदाहरण के जरिए, जीव और दांत के उदाहरण के जरिए, जीव क्या होता है, लचीला होता है, और दांत क्या होता है, कठोर, है ना। तो जीव और दांत के उदाहरण के जरिए वे मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। ऐसा आप लोग इसका उत्तर है, ठीक है। फिर आगे है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ, ठीक है, और प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर हम देखें तो पंककोश में भृग फस्यो करतो अपने मन यो मंसूबा, होइगो प्रातः होएंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम पराग ले खूबा, बेनी सो बीच ही और भई नहीं काल को, ध्यान न जान अजूबा, आए गन चबाय लियो रहिगो मन ही मन यो मंसूबा। तो जब संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में पाठ का नाम रहेगा आपका ब्रजमाधुरी, और जैसा कि पहले पद्यांश के कवि हैं, यहाँ पर उल्लेख है कवि बेनी जी, ठीक है। ये हो गया आपका संदर्भ में।
फिर आप प्रसंग में, जैसा कि यहाँ पर प्रसंग में जीवन की अनिश्चितता, मतलब कोई यहाँ पहले से सोचे रहते हैं वो होना जरूरी नहीं है, तो जीवन की अनिश्चितता का वर्णन है। साथ में भावार्थ आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैं भावार्थ को कैसा बता दे रहा हूँ कि पंकज कोश में भृग फंस्यो, है ना, कमल के कोश में भौरा फंस गया है और अपने मन ही मन वो सोच रहा है कि जब सूर्य उगेगा, प्रातः काल होगा, तो मैं बहुत सारा पराग लेकर के अपने घर चला जाऊंगा, और इसी बीच में काल की गति को वो ध्यान उसका नहीं रहता है ना, उसके बारे में वो सोचता नहीं है, और हाथी जो है आता हैं और पूरे कमल को जो है वो खा जाते हैं, और इसी बीच जो भौरा का मन ही मन में जो मंसूबा था, पहले से जो सोचा था, वो होता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग जिक्र करेंगे। इसमें जो अगला जैसे पद्यांश से कहे, पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, शेष हो महेश हो सुरेश हो सिहात है, एक पाए गीत एक पाए भीत है, एक पाए मित कांधे धरे, एक हाथ छीको एक हाथ धरी खात है। तो ये भी घनाक्षरी है ब्रज माधुरी की, जिसके कवि कौन है? पद्माकर जी। तो यहाँ पर कवि का नाम में बेनी जी की जगह में जब दूसरा को यदि हल करेंगे तो पद्माकर जी लिखेंगे। ठीक है, और प्रसंग फिर चेंज हो जाएगा। प्रसंग क्या रहेगा? प्रसंग इसका जो है श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन। तो यहाँ पर प्रसंग में श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है इस प्रकार से। और इसका भावार्थ क्या रहेगा? इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से रहेगा कि पद्माकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की दशा देख करके जो शेष है, मतलब शेषनाग की बात हो रही है, और महेश माने शिव जी की बात हो रही है, सुरेश इंद्र की बात हो रही है, ये सभी जो सर्वपालनहार हैं, है ना, वो आश्चर्य कर रहे हैं, सिहात हैं, खुश हो रहे हैं। और उनका श्री कृष्ण का एक पाँव भीत, एक पाँव जो है वो भीत में है, मतलब दीवाल में है, और एक पाँव जो है उसके मित्र के कांधे पर है, और एक हाथ जो है छीका में है। छीके मतलब जहाँ पर दही है मौजूद है, और एक हाथ से फिर वो दही को खा रहे हैं। तो एक प्रकार से इन सब चीज़ को देख करके, इस रूप को देख करके कवि को भी अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई एक। अनुशासन में रह करके छात्र माता पिता अपने गुरुजनों तथा बुजुर्गों के सम्यक मार्गदर्शन कर जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को परिमार्जित और परिष्कृत कर सकता है। अनुशासन से छात्र में कर्तव्यपरायणता, पर सेवा और देशभक्ति के उत्कृष्ट गुणों का विकास होता है। उसमें सामाजिकता और श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पर उचित शीर्षक आपको देना है, तो यहाँ अनुशासन लिख सकते हैं। उचित शीर्षक में अनुशासन के बारे में बताया गया है। अनुशासन लिखें या अनुशासन का महत्व भी लिखें तो भी उत्तर सही है। ठीक है, अनुशासन का महत्व। और अनुशासन से छात्र में क्या परिवर्तन आता है? अनुशासन से छात्र में, यहाँ पर आप उसका उत्तर देखेंगे कि ये यहाँ पर कर्तव्यपरायणता, पर सेवा, देशभक्ति और साथ में सामाजिकता और श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास होता है। फिर आगे है कि अनुशासन के लिए छात्र को क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को लिखा जा सकता है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को परिमार्जित और परिष्कृत कर सकता है। ये तीसरा का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाना था। प्रायः देखा गया है कि छात्र अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता।
हमको एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग, देखिए समय का सदुपयोग है ना, और यहाँ पर गद्यांश का उचित शीर्षक है यही है, समय का सदुपयोग करना हमारी शिक्षा, दीक्षा और भावी जीवन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी भावी सफलता हमारे परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर करती हैं। तो हमारी भावी सफलता किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर है हमारे परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। ये दूसरा का उत्तर हो जाएगा। समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है? तो समय का सदुपयोग करना हमारी शिक्षा, दीक्षा और भावी जीवन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हो जाएगा तीसरा का उत्तर। तो बहुत ही सरल है, आप बनाए होंगे। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने प्रधान पाठक को आवेदन पत्र लिखना था। और यहाँ पर आवेदन पत्र तो आप लोग याद जरूर किए होंगे। ऊपर में आपको लिखना था स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने प्रधान पाठक को आवेदन लिखने की बात हो रही थी, तो यहाँ पर सेवा में, और ये तो कंपलसरी है ही, श्रीमान प्रधान पाठक, श्रीमान प्रधान पाठक, ठीक है। और यहाँ पर फिर स्कूल का नाम, जो भी है स्कूल का नाम उसको लिखना है। फिर उसके बाद विषय रहेगा मार्जिन के बाहर, यही स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, ठीक है। और यहाँ पर महोदय, फिर सविनय निवेदन है कि, सनम्र निवेदन या सविनय निवेदन है कि, और कारण बताना है, किस बात के कारण बताना है कि क्यों आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। तो आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरा परिवार अन्यत्र बस चुका है ना, जहाँ पर भी बस चुका है, जहाँ पर वो अब रहना शुरू कर रहे हैं, अतः मेरी पढ़ाई बाधित होगी, अतः मेरी आगे की पढ़ाई बाधित हो सकती है, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ठीक है। और यहाँ पर धन्यवाद लिखते ही आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आपका आज्ञाकारी या प्रार्थी भी लिख सकते हैं, शिष्य लड़का या लड़की तो शिष्या, और फिर यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये आवेदन आपका पूरा हो जाता। और जो दूसरा है, पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखो। तो उसके लिए आपको पत्र लिखना था, पिता के लिए पत्र। तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप ऊपर में हेडिंग लिखते पिता को पत्र, है ना, और पिता को पत्र लिख करके आप लिखते कि पूज्य पिताजी, सेवा में है वहाँ पर लिखते पूज्य पिताजी, और सादर नमस्ते या सादर प्रणाम, ठीक है। और सबसे पहले अपना कुशलता बताते, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, और आशा है कि आप लोग भी, और आशा है आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे, ठीक है। ये पहले जो है इस प्रकार से पत्र लिखा जाता था। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है ना, व्हाट्सएप का ज़माना, तो मैसेज करके सारा चीज़ जो है बता दिया जाता है, और इस तरह से फॉर्मेट का उपयोग नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये चली आ रही है इस प्रकार से पत्र लिखने की, तो ये भी आप लोगों को देखना रहता है। और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है और मैं इस समय तैयारी में जुटा हुआ हूँ, और परीक्षा ख़त्म होते ही मैं घर को वापस आऊँगा, है नहीं। और जो कुछ भी है आपको आवश्यकता है उसको आप मंगा भी सकते हैं। और फिर आपको जो जितने भी आपके माता जी हैं उनको भी नमस्कार कहते हुए, छोटों को प्यार देते हुए अपनी बात को रखेंगे, और नीचे में लिखेंगे आपका लाडला या
लड़की हो तो आपकी लाडली करके आपका नाम लिखना था। तो इस प्रकार से इसको बनाना रहता है। फिर है यहाँ पर नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध के लिए समय बहुत हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। ऐसे भी ऑलरेडी आधा घंटा हो गई है। तो आशा है आप लोगों को मॉडल आंसर किस तरह से लिखना मतलब समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया मॉडल आंसर लेकर के।